हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज 25 मार्च के इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। 3 बहुत अच्छे आर्टिकल हैं न्यूज़पेपर में जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये इन्फॉर्मेशन कोचिंग से जुड़ी हुई है। आईएएस दरबार एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कुछ क्लासेस देख सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप इस कॉल जो आपको नंबर दिख रहा है 85006941 पर जरूर कॉन्टैक्ट करें। पर्सनल गाइडेंस के लिए पूरा प्रोसेस अवेलेबल है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल अगर किसी का है तो आप अप्रोच करें। इसकी क्लासेस अभी रनिंग हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज फीस में डिस्काउंट है ऑलरेडी। ओके, तो ये डायरी है, टाइम मैनेजमेंट की डायरी। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि उसका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो और उसका जो रिदम है वो टूटे ना, या वो आप क्या पढ़ते हो एक हफ्ते में एक महीने में उसका आपके पास एक प्रॉपर एस्टिमेट हो, तो उसमें ये डायरी आपकी बहुत मदद करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। पहला आर्टिकल होगा फोर्सिंग द रिवर। इसमें हम बात करेंगे केन बेतवा प्रोजेक्ट की। केन बेतवा रिवर है, ठीक है ना। केन मध्य प्रदेश में है, बेतवा यूपी में है। और ये जो रिवर है केन और बेतवा, ये दोनों ही यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। याद रखिएगा, यमुना की ये ट्रिब्यूटरीज हैं। और यहाँ पे इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि अभी जो न्यूज़ में है, और ऐसा नहीं कि अभी न्यूज़ में आए, ये बहुत दिनों से न्यूज़ में है बिकॉज केन और बेतवा रिवर को जोड़ा जा रहा है। देखिए केन जो झांसी यानी आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे, केन रिवर में वाटर सरप्लस है। यहाँ पे देखिए केन रिवर यहाँ से जा रही है और ये यमुना में मिल रही है। इधर से बेतवा रिवर, ये केन रिवर है और ये बेतवा है, ठीक है ना। यहाँ पे जा करके ये यमुना में मिल रही है। तो ये इमेज याद रखना है। कई बार क्या होता है आपको नॉर्थ साउथ भी पूछ लिया जाता है, तो ये रिवर कौन ऊपर है कौन नीचे ये पता होना चाहिए। बेतवा रिवर इधर ऊपर की तरफ है। अब ये इम्पॉर्टेंट मुद्दा क्यों है? बिकॉज इंडिया में ये सबसे बड़ा मेजर प्रोजेक्ट माना जाता है जो ये केन और बेतवा को जोड़ने का प्लान है। केन में सरप्लस वाटर है, बेतवा में वाटर की क्राइसिस है, तो वहाँ पे वाटर सरप्लस करने के लिए दोनों रिवर को जोड़ा जा रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स वगैरह हैं जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बेतवा रिवर की अगर हम बात करें तो माता टीला डैम्स और राजघाट, परीचा, ये सब डैम्स इस पर बने हुए हैं। केन रिवर की खास बात क्या है, एक फैक्ट याद रखिएगा एनवायरनमेंट का, कि पन्ना टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। कौन सा है? पन्ना टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है पन्ना टाइगर रिजर्व? आपको स्टेट पता है पन्ना टाइगर रिजर्व का? ऑब्वियसली ये एमपी में है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व में ये जो रिवर है उसको होकर के निकलती है। तो केन रिवर से ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब आर्टिकल में क्या कहा गया है वो देखते हैं। 37,600 करोड़ का पूरा स्कीम है और ये वाटर क्राइसिस को खास करके बुंदेलखंड के रीजन में जो वाटर क्राइसिस है उसको ख़त्म करने के लिए ये पूरा एम्बिशियस प्लान बनाया गया है। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने बहुत सारे क्लेम्स किए हैं। जैसे एक तो क्लेम ये है कि इससे 10 लाख अप्रॉक्स हेक्टेयर तक इरिगेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। ड्रिंकिंग वाटर की कहीं कोई समस्या नहीं होगी बिकॉज 60 लाख पीपल को इससे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाएगा। 2 राज्यों को सरप्लस हाइड्रो पावर 103 मेगावाट का जनरेट कर सकते हैं, कैपेसिटी इतनी होगी। तो एक से बढ़कर के एक इकोनॉमिक यहाँ पे बेनिफिट्स हैं जो बताए गए हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। व्हाट अबाउट द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री? ईआईए की रिपोर्ट क्या कहती है? एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आपको पता होना चाहिए। ईआईए रिपोर्ट जो है वो प्रिडिक्ट करती है जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है ना, इन कंस्ट्रक्शन, फिशिंग एंड टूरिज्म। 3 चीज़ें होंगी, कंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली, फिशिंग और टूरिज्म। इसमें काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रिवर लिंकिंग के जुड़ने के बाद से शुरू हो जाएगा। सो दीज आर गुड रीजन टू एम्बार्क ऑन द प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। ये बहुत अच्छे इसके कारण यहाँ पे इन्होंने बताए हैं। नाउ द 2 रिलेटेड क्वेश्चंस, हाउएवर डिमांड अर्जेंट आंसर। इज द आइडिया ऑफ ट्रांसफरिंग द वाटर ऑफ वन रिवर टू अनदर बैक्ड बाय साइंस? क्या ये जो हमारा ये प्लान है, एम्बिशन है कि चलो एक रिवर से दूसरी रिवर में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं वाटर को, क्या ये साइंस के द्वारा बैक्ड एक असेसमेंट किया गया है? दूसरा सवाल है, कैन द स्कीम स्टैंड स्क्रूटनी ऑन इकोलॉजिकली साउंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? ठीक है, क्या इकोलॉजिकली ये सही साउंड कर रहा है? क्या ये इकोनॉमिकली तो बेनिफिशियल है बट क्या इकोलॉजिकली एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से ये बेनिफिशियल है? तो ये 2 सवाल, इसका आंसर बिल्कुल मिलना चाहिए। लिंकिंग वन रिवर टू अनदर इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ ट्रांसफरिंग वाटर।
रिवर को जोड़ना एक ट्रांसफ़र, वाटर के ट्रांसफ़र करने का एक बहुत बड़ा मैटर नहीं है सिर्फ। टेम्परिंग विद द इकोलॉजिकल फंक्शंस एंड कैरिंग मिनरल, नरिशिंग द इकोसिस्टम and charging groundwater, promoting biodiversity and catering the needs of people downstream। तो जो लोग नीचे की तरफ हैं, डाउनस्ट्रीम की तरफ रहते हैं, वहाँ पे ये सारे जो फ़ायदे हैं वो होंगे, क्योंकि नदियाँ क्या करती है, मिनरल वगैरह को अपने साथ लेकर के आती है। जाहिर तौर पर जो लोग उसके आसपास रह रहे होते हैं उनके लिए वो एक बहुत आप कह सकते हैं लाइवलीहुड का सोर्स होती हैं। रिवर के पास ही लोग रहते हैं, राइट। अगर रिवर के पास वाटर है तो वहाँ पे लोगों की बहुत सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। सो द केन परफॉर्म दीज फंक्शंस द बेस्ट। केन रिवर जो है वो बहुत अच्छा रिवर माना जाता है, बिकॉज उसमें बहुत अच्छा मिनरल होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है बहुत अच्छे से, बहुत सारे लोगों को पानी मिल जाता है, क्योंकि मानसून जब आता है तो बहुत अच्छे से फ्लडेड हो जाती है ये रिवर, और उसके बाद पूरे साल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 2016 में ये देखा गया कि मानसून के सीज़न में भी केन जो है उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं आया और वो एक तरीके से ड्राई रही, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, एक तरीके से जो सरप्लस वाटर बार बार कहा जाता है कि सरप्लस वाटर है केन में, इस पर सवाल उठाता है कि क्या सरप्लस वाटर अब भी है। द फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व बिल्डिंग अ डैम इन दौधन, ठीक है। तो दौधन में एक डैम बनाया जा रहा है पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, टू चैनल वाटर फ्रॉम केन टू बेतवा। केन से वाटर को बेतवा में पहुंचाने के लिए ये दौधन डैम बनाया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। दिस विल सबमर्ज लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व। अब इकोलॉजिकली हम देखते हैं, एनवायरमेंटली देखते हैं, तो क्या होगा, अब ये जैसे ही डैम बनेगा तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व के मेजर एरिया को अपने में समा लेगा। तो वहाँ पे रहने वाले जानवर, वहाँ की डाइवर्सिटी, वहाँ का एनवायरनमेंट सब क्या होगा, ख़त्म होने लग जाएगा, और इसका एक लॉन्ग रन में इम्पैक्ट वहाँ के आसपास के लोगों को और यूँ कहें पूरे विश्व को होने लग जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट अबाउट 42 हेक्टेयर्स ऑफ रिजर्व विल बी स्वेप्ट अवे बाय द प्रोजेक्ट। मतलब ये तो एस्टिमेट है, डाटा है जो बताता है कि 42 हेक्टेयर तक की ज़मीन चली जाएगी और पूरा बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये जो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था केन और फॉरेस्ट के बीच का, बिकॉज रिवर है, फॉरेस्ट में से जा रही है, तो वो वहाँ पे रहने वाले जानवर, लोग, सबके लिए एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। लेकिन वो अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे डेवलप कर दिए गए तो उस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को ख़त्म कर देगा। और जहाँ पे भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पर कोई भी चीज़ जुड़ी हुई है, अगर आप एक को ख़त्म करेंगे तो दूसरा आपको ख़त्म कर देगा, ठीक है ना। तो ये सारे जो फैक्ट हैं ये भी सोचने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। जब कोई भी डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे कितना कॉस्ट बेनिफिट है एनवायरमेंटली, वो देखने की ज़रूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैटर करता है। सो केन नरिशेस बायोडाइवर्सिटी, रूट्स एंड लीव्स ऑफ ट्री इन द फॉरेस्ट, होल्ड वाटर एंड रिचार्ज द रिवर्स एक्विफर, ठीक है। तो ये सारे इसके मेजर काम हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है 2009 में सुप्रीम कोर्ट की, दैट द सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी क्वेश्चनड द प्रोजेक्ट वायबिलिटी, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी को क्वेश्चन किया है कि ये प्रोजेक्ट की वायबिलिटी कितनी है। इसने क्या रिकमेंड किया है, ऑल्टरनेटिव्स टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। इसका कोई ऑल्टरनेटिव देखा जाए जहाँ पे कि कोई नुकसान ना हो वहाँ पे, और वाटर कंजर्वेशन भी रहे, लोगों को पानी भी मिल जाए, लेकिन एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए एमपी और यूपी दोनों गवर्नमेंट को रिविजिट करना चाहिए रिपोर्ट को, ये कहा गया। अगला आर्टिकल देखते हैं, द दिल्ली एरेना। इसमें ऑब्वियसली जो कैपिटल है आपका दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991, उस पर काफ़ी एम्फेसिस किया गया है, और उसके बारे में इन्होंने क्या कहा है ये देखते हैं। शैलजा चंद्रा जी का ये आर्टिकल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया, वॉज इंट्रोड्यूस टू द पार्लियामेंट, और किस में अमेंडमेंट किया जा रहा है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991, टू गिव इफेक्ट टू जुलाई 2018 जजमेंट ऑफ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ओके, सो किस चीज़ पर टारगेट है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली की, वहाँ पे, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके फंक्शंस एंड पावर को लेकर के पूरी बातचीत चल रही है। इट हैड ड्वेल्ट इन डिटेल विद ईच एस्पेक्ट ऑफ 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस चीज़ से संबंधित है, तो आपके नेशनल कैपिटल दिल्ली के लिए ही ये संबंधित है। एंड थ्रू विच आर्टिकल 239AA was added,
इस अमेंडमेंट के बाद 239 यानी यहाँ पे 239 AA को ऐड किया गया था आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन में। द अमेंडमेंट एनविजन अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर NCT ऑफ दिल्ली। जो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा गवर्नमेंट है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह होगा, with officers reporting directly to the lieutenant governor, and there were no ministers and scant public interface. So it was only after 1991 constitutional amendment was passed by the parliament. ये constitutional amendment को pass किया जाता है NCT of Delhi को। इसमें आर्टिकल 239 AA जो है वो क्या बताता है, that there is a constitution refers to an obligation, और जो बी है 239 बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है कि पार्लियामेंट हैज़ द डिस्क्रिशन वेदर और नॉट टू क्रिएट अ लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है, 239 बी बोलता है। तो ये सारे जो आर्टिकल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हो सकता है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग्स या पूछ लिया जाए कि ये किस चीज़ से संबंधित है। अभी चूँकि दिल्ली कैपिटल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, इसलिए तो आपको पता ही होगा कि अभी दिल्ली की अगर आप बात करेंगे और यहाँ के पावर की बात करेंगे तो दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास सारे पावर हैं, सारे अधिकार हैं। वो लेजिस्लेशन में कोई किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में कानून को बना सकती है, एक्सेप्ट 3। वो कौन कौन सा एक्सेप्शन में पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। ये 3 आप यूँ कहें कि किसी भी जगह के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। पूरी जो पावर है वो आपकी इसी पर टिकी होती है, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। और ये किसके हाथ में है? सेंटर के हाथ में है यहाँ पे। तो इसलिए ये जो मानना है इनका, आपके चीफ मिनिस्टर या फिर जो भी गवर्नमेंट आते हैं बन करके, उनको लगता है कि दिल्ली में तो कोई पावर ही नहीं दी गई है लेजिस्लेचर को, क्योंकि आपके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके पास अधिकार दिए गए हैं। तो ये सारा पूरा इशू चल रहा है। इसमें जो कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म है उसको इंश्योर करने की बात कही गई है कि एक फेडरलिज्म को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एंड द यूनिट एरिया मेथड ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन वाज ब्रॉट इन अमेंडिंग द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 में अमेंडमेंट करके प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन का अधिकार दिया गया था। फिर दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2003 में आया, जहाँ पे कि फ्रेश एयर, यानी कि क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा होती है दिल्ली में, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है। तो इसी एक्ट के आधार पर जो यहाँ के डिसीजंस लेते हैं गवर्नमेंट कि ऑड इवन रूल रहेगा, या फिर आप ये व्हीकल को चलाएंगे इससे पहले ईयर के व्हीकल को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो एक्ट है आपके पास, राइट टू हैव फ्रेश एयर, उसके थ्रू किया जाता है। ऑल दीज रिक्वायर्ड द फुल बैकिंग एंड सपोर्ट ऑफ द इंडिया गवर्नमेंट एट द सेंटर, एटलीस्ट 5 सेंट्रल मिनिस्टर्स। तो ये सारा डिस्कशन डिबेट है कि कितना कौन कौन सा एक्ट है जो यहाँ दिल्ली के पास दिया हुआ है। और अभी आगे के जो अमेंडमेंट्स को प्रपोज किए गए उसमें अब काफ़ी डिबेट डिस्कशन चल रहा है सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में। अगला आर्टिकल देखते हैं, लर्निंग फ्रॉम बांग्लादेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IR में इसको एसोसिएट करेंगे। आखिर बांग्लादेश ने ऐसे कौन सी पॉलिसी को अपनाया है जिससे कि बांग्लादेश इतना इंडिपेंडेंट हो पाया। और इकोनॉमिक के अगर क्राइटेरिया में देखें तो आज भारत से भी कुछ मामलों में बांग्लादेश आगे है। अगर आप कुछ डेवलपमेंटल इंडेक्स को देखेंगे तो वहाँ पे बांग्लादेश आगे जा रहा है। वो कैसे हो पाया है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। 50th एनिवर्सरी मनाई जा रही है बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस की। 50 साल हुए हैं बांग्लादेश को लिबरेट हुए। कहाँ से? ये पहले ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो वो स्टोरी आपको मालूम है। इट सेलिब्रेट्स 50 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच का भी ये 50 साल पूरा हुआ है। दोनों देशों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप है जो शेयर करते हैं आपस में। एंड बांग्लादेश GDP ग्रोथ इन 2019 वॉज एन enviable 8.4% and twice of India's during that year. So its GDP per capita is just under $2,000, almost same as India. तो आज जो स्थिति है उसमें पॉजिटिव ग्रोथ है बांग्लादेश में काफ़ी, और इंडिया के कंपैरिजन में आता जा रहा है। अगले 5 सालों में 2026 तक बांग्लादेश विल ड्रॉप एट लीस्ट डेवलप्ड कंट्री टैग। जो बांग्लादेश के ऊपर जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का टैग लगा हुआ है, डेवलपिंग कंट्री में भी नहीं है बांग्लादेश, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में है। वो धीरे धीरे क्या होगा,
डेवलपिंग कंट्री के लीग में आ जाएगा 2026 तक पहुंचते पहुंचते, बिकॉज इतना अच्छा इनका ग्रोथ रेट है, इतने अच्छे पॉलिसी मेकिंग्स हैं। एंड इट इज़ प्राउड मोमेंट फॉर बांग्लादेश एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सिर्फ बांग्लादेश के लिए ही प्राउड का मोमेंट नहीं, बल्कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए ये बहुत खुशी की बात है। जैसे वियतनाम ने अपने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया था, उसी तरीके से बांग्लादेश ने भी उसी रास्ते को फॉलो करते हुए बहुत अच्छा काम किया है। वियतनाम में जो मार्केट है, इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया, दैट नोन एज दोई मोई। 1986 में, ये सब टर्म याद रखिएगा, 1986 में वियतनाम ने अपने यहाँ पे मार्केट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म को पेश किया, उसका नाम रखा दोई मोई, और वहाँ पे रैपिड ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, ठीक है, और उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। एज सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई फ्रॉम चाइना, वियतनाम इज़ बेनिफिशियरी and it is now +1 and China +1 strategy of multinational and has seen investment rise steadily. Asian country like Japan and Thailand. अब now it joined ASEAN and the free trade region 1995। उसके बाद वियतनाम ने आसियान को ज्वाइन किया, ठीक है, फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया बहुत सारे देशों के साथ। तो ये वियतनाम का पूरी हिस्ट्री है। वियतनाम ने कैसे यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, स्किल डेवलपमेंट किया अपने पॉपुलेशन का, लेबर इंटेंसिव तो कंट्री थी ही, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा काम किया और आज काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट वहाँ पे है। वैसे ही बांग्लादेश ने भी सिमिलर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अपने यहाँ के एक्सपोर्ट को काफ़ी बढ़ाया। गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बांग्लादेश का है वो काफ़ी जाना माना है। 80% तक जो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट है वो इस पर टिका हुआ है, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश ने कई सारे देशों से प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी किया, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इवन इंडिया के साथ भी ढाका का ज़ीरो एक्सपोर्ट ड्यूटी पर प्रोडक्शन होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। सो बांग्लादेश हैज़ एनहांस्ड इट्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यानी कि टेक्सटाइल और गारमेंट के साथ साथ बांग्लादेश ने अपने यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी काफ़ी काम किया, पावर जनरेशन, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन में बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। So Bangladesh liberal FDI policy allow 100% equity in local company and no limit on repatriation of profit in most sectors. So now Indian companies are increasingly present in Bangladesh and Indian products are popular and outcome of a strong culture affinity. तो अभी इंडिया और बांग्लादेश का भी बहुत अच्छा रिलेशन है, एक दूसरे के साथ अच्छा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। इसमें कैसे और उसको सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में जो वर्कफोर्स है उसमें टेक्सटाइल सेक्टर में ज़्यादातर वुमेन है जो काम करती हैं। 95% वुमेन हैं जो इस इंडस्ट्री में लगी हुई हैं। 80% बांग्लादेश का एक्सपोर्ट आपको पता है टेक्सटाइल पर ही बेस्ड है, ठीक है ना। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर भी वुमेन है, यानी कि एक तरीके से अगर आप जेंडर ओरिएंटेड डेवलपमेंट भी देखेंगे तो वो भी वहाँ पर हो रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट भी बांग्लादेश में हो रहा है, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक्स वहाँ पर ओपन किए जा रहे हैं। तो हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी चीज़ें, इवन इन्फेंट मोर्टेलिटी काफ़ी कम हो गया है, बेटर हो गया है वहाँ का। सैनिटेशन, हंगर, जेंडर इक्वलिटी, ये सारे रेशियो बहुत अच्छे हो गए हैं अभी बांग्लादेश में। व्हाट कैन इंडिया, साउथ एशिया एंड द वर्ल्ड लर्न फ्रॉम बांग्लादेश सक्सेसफुल डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री। अब ऑब्वियसली सवाल तो यही आता है कि इंडिया क्या सीखता है इन सब चीज़ों से, क्या इंडिया में भी ऐसे स्टेप्स को लिया जाएगा अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपको पता ही है आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान छेड़ा है मोदी जी ने, उसको कितना सक्सेसफुल हम बना पाएंगे, ये आगे के जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है उसको बताएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। कल फिर अच्छे आर्टिकल और अच्छे आर्टिकल के साथ मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।